हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए जी, 2 क्लास में हमारा हायर एजुकेशन का रिवीजन हो चुका था। देखिए बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा कि भैया जो है आपकी रिवीजन बड़ी फास्ट आ रही है ना। मतलब मैसेज में बताया कि भाई फास्ट रिवीजन चल रही है। देखिए ये जो रिवीजन सीरीज है ना, हायर एजुकेशन एक तो डेटा वाला है और डेटा वाला है, उसके साथ हमें क्या करना है, सिर्फ डेटा को रीड करना है और याद करना है और इसके अलावा कुछ काम है नहीं। तो इसीलिए वो हायर एजुकेशन वाला वीडियो जो है, 2 वीडियो सिर्फ डेटा बेस्ड है। आपको अगर डिटेल्ड में थोड़ा समझना है तो आप मेरे पास 30 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको जाके आप देख सकते हैं, है ना। जो भी चीज आपको डिटेल में समझनी है, 2 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक्स्ट्रा वीडियो अपलोडेड है, वो भी देख लीजिएगा। तो आपका सारा हायर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, 2023 में यानी कि मार्च और जून 2 में एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछे गए जो क्वेश्चन है वो 70 क्वेश्चन के आसपास आज हम करने वाले हैं। और क्या करेंगे सर, और उसके बाद हमारा जो है हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना जी। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे इंडियन लॉजिक और लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों करने के बाद फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। बात समझ में आ रही है जी सर? चलिए तो अभी शुरू करते हैं, क्या क्लास में चलते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए अगर आपने नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम ये सारा नोट्स जो है आपको जो मिलेगा क्वेश्चंस सारा मैं वहीं डाल देता हूं। इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन मिल सके और आपकी सारी पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में हो सके। चलिए इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ हायर एजुकेशन 2022 और 23 के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHERC? क्या है? नेशनल हायर एजुकेशन क्या है बताओ? रिपोजिटरी काउंसिल कि रेगुलेटरी काउंसिल? सर रेगुलेटरी काउंसिल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेगुलेटरी काउंसिल। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आइए ये देखिए थर्ड नंबर। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या कह रहा है, who among the following gave us the names of 12th division of the solar zodiac and whose calculation of the earth circumference was not off the mark? तो भाई साहब ये जो थे जिन्होंने 12th डिवीजन ऑफ सोलर जोडिक का किया था वो थे आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द फंक्शन ऑफ नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉरम? एनईटीएफ के तहत कौन कौन उसके फंक्शन नहीं है ना? तो उसके लिए फंक्शन जानना होगा तो आप देखिएगा मेरे वीडियोस में, वहां मैंने पढ़ाया है ये सारा चीज। चलिए अब क्या कह रहा है, टू इन्विजन स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट आइडियाज इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये तो फंक्शन है भाई साहब, है ना। टू बिल्ड इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इंटेलेक्चुअल और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बिल्ड करना, ये भी है। टू प्रोवाइड ग्रांट्स सेटिंग अप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, नहीं सर ये इसके लिए तो ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए है ना। अब एनईपी के तहत है ना ग्रांट्स के लिए अलग बॉडी बनी है ना, HECI के अंदर 4 बॉडी, उसमें से ग्रांट्स के लिए बॉडी, बात समझ आए जी सर। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्या, टू आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन फॉर रिसर्च। तो भाई साहब ये तीनों सही है, और पूछा क्या है कौन सा नहीं है, यही ये वाला जो है ये इसका ऑप्शन नहीं है, यानी कि आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर। तो ये इसको तीनों को सही करने छोड़ के उल्टा कर दीजिए, इसके लिए आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। बात समझ में आए जी सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF is a competency based framework that organize all qualifications according to a series of level of। भाई साहब NSQF के अंतर्गत भाई साहब कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क जो ऑर्गेनाइज करता है सारा क्वालिफिकेशंस को, वो कौन सा सीरीज है? तो उसके लिए होना चाहिए नॉलेज, बिल्कुल। उसके बाद स्किल और एप्टीट्यूड। सर एटीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो यानी कि A D और एक मिनट AC और E क्या हो जाएगा? AC और E यानी कि सेकेंड नंबर। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहा है फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ
एजुकेशन वाज रिवाइव्ड इन 1935। तो 1935 में रिवाइव किया गया कौन सा? कैब के बारे में बोला भाई साहब को रिकमेंडेशन दिया था ना, तो किसका रिकमेंडेशन था जब रिवाइव किया गया इसका कैब का रिकमेंडेशन को? तो ये था जी हरताग कमेटी। हरताग कमेटी जो आई थी उसमें ये बात कही गई थी कि भैया कैब को लाया जाए। चलिए अगर हम बात करें Which of the following are the characteristics of conventional learning? तो conventional learning के कौन कौन से characteristics हैं? सबसे पहला कॉस्ट इफेक्टिव, सर ऐसा कोई बात नहीं है, टीचर सेंटर लर्निंग होता था, ये बात बिल्कुल सही है। लर्नर ओरिएंटेड, नहीं सर बिल्कुल नहीं। प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम होता था, जो टीचर बताता वही हम पढ़ लेते। और रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस, तो यानी कि बी डी और ई, आंसर ये होना चाहिए क्या? बी डी और ई। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कह रहा है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कैन बी प्रमोटेड थ्रू। भैया हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग, है ना, क्योंकि ये लर्नर ओरिएंटेड होता है। चलिए तो इसको क्या हो गया? एक्टिव लर्निंग। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल? कौन था गवर्नर जनरल एंड द वाइसराय who passed the act of incorporation in January 1857? भाई साहब जो पास किया था एक्ट इनकॉर्पोरेशन, इन कब इनकॉर्पोरेट करके आया था? जनवरी 1857 में, विच प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज। कौन कौन सा? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तो भाई साहब ये जो था ना, ये था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ही नहीं, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन, ये कौन था? लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कर्जन नहीं, कर्जन का बात ही नहीं है यहाँ। लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कर्जन जो था 1900 इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत में था, है ना। तो कौन था ये? लॉर्ड कैनिन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कह रहा है व्हाइल प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन, जब आप हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हो, हायर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में हायर एजुकेशन डेवलपमेंट की बात करें तो गाइडिंग प्रिंसिपल शुड बी, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए? तो भैया एक्सेस होना चाहिए, एम्पैथी नहीं बिल्कुल भी नहीं, इक्विटी होना चाहिए, और एक्सेस, इक्विटी और फिर अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी, ये चारों होना चाहिए। तो ए सी डी यानी कि थर्ड नंबर। आई अब चलें जी सर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिशिएंट सिस्टम इज फोकस्ड ऑन लॉ ऑफ मैटर्स एंड फोर्स ऑफ कॉम्बिनेशन एज डिसइंटीग्रेशन। तो भाई साहब कौन सी प्राचीन प्रणाली पदार्थ के नियमों और संयोजन प्लानिंग, है ना, और विघटन की शक्ति पर केंद्रित है? इसको हम लोग बोलते हैं वैशेषिका। क्या बोलते हैं? वैशेषिका। कनाद मुनि के द्वारा ये दर्शन दिया गया है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट परसेंटेज ऑफ द लर्नर्स स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोजर टू द वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025? मतलब 2025 तक कितने परसेंट लर्नर जो है वोकेशनल एजुकेशन को देख लेंगे? तो इसका था कि 50% लर्नर जो है ये सारा चीज कर लेंगे, है ना। 2020 की पॉलिसी के अनुसार 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा में यहां तक बदलाव हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग? देखो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि जो मॉडर्न लर्निंग है, आज की शिक्षा है ना, आज की शिक्षा का मतलब क्या सर? सबसे पहले नो फिक्स करिकुलम, बिल्कुल सही बात है, ये नो फिक्स होगा। टीचर सेंटर लर्निंग, तो ये सर कन्वेंशनल हो गए, तो ये तो नहीं होगा। फिर देखिए बात करें कॉस्ट इफेक्टिव, है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आज की शिक्षा कॉस्ट इफेक्टिव है। और रेगुलर अटेंडेंस, तो रेगुलर अटेंडेंस कन्वेंशनल लर्निंग में होता था, तो यहां नहीं होगा, यानी कि ए और सी इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आराम से बनेगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। आइए कह रहा है, क्या कह रहा है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैज बीन मेंशन्ड इन एनईपी 2020 थ्रू विच ऑफ द ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स विल बी इनकरेज? भाई साहब बोल रहा है कि अगर आप बात करें टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का, तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टीचर्स के ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए बहुत जिसको इनकरेज किया गया है? तो कौन सा? एक तो भाई साहब स्वयं है, स्वयं का फुल फॉर्म भी होता है स्टडी वे फॉर एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड्स, है ना जी। और दूसरा दीक्षा होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये होता है जी। तो ए और डी आंसर हो जाएगा जी इसका। चलो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ गया, अभी बताया था इसका। इन 1904 में कर्जन वाज द मूविंग फोर्स बिहाइंड द इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। तो लॉर्ड कर्जन क्या था? इसी के कारण इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, विच इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस रेडिकल चेंजेस इनटू
विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज, किसमें चेंजेस आने की बात करी गई इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के बाद? सर यही था, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ABC, है ना, यही होगा 100%। एक मिनट, पंजाब और इलाहाबाद, अरे ये सारा का सारा यूनिवर्सिटी बाद में आ गया था ना, 1904 में था, 87 में पंजाब और ये 92 में ये भी आ गया था, तो सारा का सारा यूनिवर्सिटी में ये बातें हुई थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1980 में जिसको मिला था वो था तक्षशिला। किसको मिला था? तक्षशिला को, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो इन ऑर्डर टू एनहांस इंटरेक्शन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल एंड डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टूडेंट एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम लॉन्च बाय, भाई साहब एक भारत श्रेष्ठ भारत जो लॉन्च किया गया है वो श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बाय 2040 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस shall aim to become multidisciplinary institutions and shall aim to have larger enrollments as per the NP to 2020 recommendation। तो भाई साहब ये क्या सही है क्या? सर बिल्कुल सही है, 2040 तक ये बात होना है। दूसरा क्या कह रहा है? एज पर 2020 रिकमेंडेशन द एम विल बी टू इंक्रीज gross enrollment ratio in the higher education including vocational education from 26.3% to 2018 to 50%। 2030 नहीं, ये 2035 तक कंप्लीट करना था। कितना तक? 2035 तक। तो ये गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। आ जाओ चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्या कह रहा है 18? In 1904 the Curzon wanted to bring which of the following changes, क्या क्या चेंजेस लाना चाहता था in some of the existing universities through the enactment of Indian University Act। तो भाई साहब ये बात ध्यान में देखिएगा, ठीक है, ये क्या क्या अभी देखो जो बातें हुई 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था जी सर लॉर्ड कर्जन के एनेक्टमेंट पर, और वो चेंजेस चाहता था। तो किस किस यूनिवर्सिटी में? 5 यूनिवर्सिटी की बात आई थी अभी, है ना, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, पुणे और ये एक और यूनिवर्सिटी, है ना, वो 5 यूनिवर्सिटी थी। अभी ऊपर देखा हमने जी सर। अब उसमें बोला कि क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए था, वो क्या क्या चेंजेस लाना चाह रहा था इन सारे यूनिवर्सिटीज में। आइए उसकी बात करते हैं। क्या कह रहा है? एनलार्जमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये बात बिल्कुल सही है कि एनलार्जमेंट लाना चाह रहा था अपने उसके फंक्शंस में, यूनिवर्सिटीज के फंक्शंस में। रिडक्शन इन द साइज, साइज रिडक्शन नहीं, इंक्रीमेंट चाह रहा था वो। क्या रिडक्शन वाला बात तो था ही नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन टू द सीनेट, हाँ ये बात वो भी चाह रहा था कि आपका इलेक्शन हो सीनेट में। इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूनिवर्सिटी, हाँ ये यूनिवर्सिटी साइज को इंक्रीज करना चाह रहा था। स्ट्रिक्टर कंडीशंस लगाना था, एफिलिएशन करना था यूनिवर्सिटी में, ये भी बात उन्होंने कही थी। तो लॉर्ड कर्जन ये 4 बातें के लिए यहाँ पे सही है, तो आंसर हो जाएगा A C D। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ क्या क्या था भाई? ए रिडक्शन इन द साइज ऑफ यूनिवर्सिटी, अच्छा सीनेट्स है, सॉरी सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। मेरे को लगा कि ये यूनिवर्सिटी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सही होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी को कम करने की बात नहीं करी गई थी, यूनिवर्सिटी को इंक्रीज करने की बात करी गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो सीनेट मेंबर्स हैं उसको रिड्यूस करने की बात करी गई थी। तो ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। अब देखो ये यहां भी यूनिवर्सिटी सीनेट है, तो इंक्रीज नहीं करने को कहा गया था, यूनिवर्सिटी सीनेट्स को डिक्रीज करने को कहा गया था, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा और आंसर ये तो सही है। तो यूनिवर्सिटी में मैंने यूनिवर्सिटी ध्यान में रख लिया, इसलिए ये बात बोला। यूनिवर्सिटी सीनेट की अगर बात करें तो वो रिड्यूस करने की बात कही गई थी। तो ए बी सी और ई आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। चलो क्या होगा? सेकेंड नंबर। अब आ जाइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है Indian Council of Philosophical Research was established in 2000 by the University Grant Commission as an autonomous organization। भाई साहब ऐसा नहीं है, ये जो आया था ICPR वो 1977 में आया था, 2000 में नहीं आया था, तो ये तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें, महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन formerly National Council of Rural Institute was established in 1995 as a registered autonomous society in Hyderabad। तो ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, यानी कि 4 नंबर। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में।
ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन वाज स्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल वाज established by AICTE, है ना। ठीक है, ये चले उसके बाद चले तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है। यूजीसी में ये आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो दोनों को दोनों गलत हो गया। ये लो, चलो अब क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एज पर एनईपी 2020 for offering a 4-year integrated teacher preparation program, all the teacher education TIES will be required to convert multidisciplinary institution by 2030 तक। ये माना गया था ना कि 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम होगा, जो कब 2030 से इसको लागू कर दिया जाएगा, ये एनईपी में बताया गया था। चलिए कह रहा है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ इनिशिएट इंडियन यूनिवर्सिटीज, किसका नाम बोला है, इनिशिएट इंडियन यूनिवर्सिटी हुज नेम्स आर मेंशन्ड इन एनईपी 2020। भाई साहब जिसका मेंशन है नाम वो क्या है सर, उसका नाम है नालंदा, तक्षशिला, मिथिला का नाम मेंशन नहीं है, वल्लभी और विक्रमशिला का नाम मेंशन है, यानी ए बी डी और ई, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आए, आइए सर। Which of the following university were established under the provisions of Act of Incorporation passed by the Governor General and Viceroy Lord Canning 1857? तो भैया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो दिया गया था वो था कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, पंजाब नहीं था इसमें, है ना। चलो तो आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। चलिए हाउ मेनी रीजनल सेंटर्स यूजीसी आर देयर इन इंडिया? भाई साहब 6 सेंटर हैं यूजीसी के, कितने हैं 6। चलो क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। कह रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला वाज फेमस फॉर, भाई साहब यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला जो फेमस था न्याय सूत्र और लॉजिकल साइंस के लिए फेमस था। किसके लिए? न्याय सूत्र और लॉजिकल साइंस। ठीक है, बी और डी। आज क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, बाय ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेल एम टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस एंड सेल एम टू हैव लार्जर स्टूडेंट्स एनरोलमेंट एज पर एनईपी 2020 रिकमेंडेशन। तो भैया इसको क्या बोलते हैं सर, ये बोल रहा है कब हो जाएगा, ये 2035 तक होना था। कब होना था? 1 मिनट वेट करिएगा। अच्छा ये 2040, इसका आंसर 2040 दिया गया, सॉरी इसका आंसर क्या दिया गया 2040। चलिए वन ऑफ द रीजनल सेंटर्स ऑफ यूजीसी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कौन कौन से भाई साहब? ये आसाम में है, एक में, पंजाब राजस्थान उड़ीसा में नहीं, ये कहां है? आसाम में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इन 1937 गांधी जी इवॉल्व्ड अ स्कीम पॉपुलरली नोन एज द वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक नेशनल एजुकेशन। इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ वर्धा स्कीम अ कमिटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, इसको बोलते हैं जाकिर हुसैन कमेटी, है ना। इसको क्या रखेगा? जाकिर हुसैन कमेटी। एमके गांधी जो थे वो वर्धा स्कीम के तहत इन्वॉल्व थे, यहां इसको चेंज कर लीजिएगा, ये एमके गांधी नहीं, इसको जाकिर हुसैन कमेटी रखिएगा। क्या नाम है? थर्ड नंबर। चलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्स? तो स्टार्स का फुल फॉर्म क्या भाई साहब, है ना? स्टार्स का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च। क्या है? एडवांस रिसर्च इन फंडामेंटल साइंस, यानी कि पहला नंबर। आई क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो 2 स्टेटमेंट दिया गया, देखिए क्या क्या 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन हैज रिप्लेस द फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया। ऐसा हो सकता है क्या कि फॉर्मल एजुकेशन को ही रिप्लेस कर दे डिस्टेंस? सर कभी नहीं, तो ये तो गलत होगा। डिस्टेंस एजुकेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ये बात बिल्कुल सही है, इतना ही तो है, बिल्कुल सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही। आ जाओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? यही है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द एनिशियंट पीरियड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वर इंक्लूडेड अमॉन्ग द प्लेसेस ऑफ लर्निंग? एनिशियंट पीरियड इंडिया जब था, भाई साहब क्या बोल रहा है, कौन सा प्लेस ये था? फॉलोइंग प्लेस इंक्लूडेड अमॉन्ग द प्लेस। अच्छा लर्निंग कौन सा प्लेस में था? ठीक है, तो मठ में भी होता था, टेंपल में भी, विहार में भी और
बसादीस, बसादीस में भी होता था, हाँ यहां भी होता था। तो चारों का चारों सही ऑप्शन है, ए बी सी और डी। चलो क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो क्या है भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स मस्ट बी फोकस फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कौन सा वैल्यू और एथिक्स इसमें जरूरी है? तो ये भाई साहब अकाउंटेबिलिटी भी है ना, पार्टिसिपेशन भी, इंटीग्रिटी भी, कॉम्पिटेंसी और ट्रांसपेरेंसी, ये के सारे क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। चलो उसके बाद क्या है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल विद द एम फॉर एजुकेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। सर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो था सत्तपनी में, कहाँ सत्तापनी में, 483 बीसी में। चलो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आइए, कह रहा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई वाज ए स्टैट्यूटरी बॉडी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1993। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एनसीटीई कब स्टैब्लिश हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, 1993 में पार्लियामेंट में एक्ट पास होकर आया। उसके बाद स्टेटमेंट 2, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसलिए तो इसको राधाकृष्णन कमीशन कहते हैं 1948 में। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 में देखो, कल इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इसका एक एक बाय स्टेप मैंने बताया है। चलिए, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग कॉलेज वर देयर इन द इंडिया इन 1902। 1902 में कौन कौन से कॉलेज इंजीनियरिंग के अवेलेबल थे? तो आई थिंक सारे के सारे कॉलेज होने चाहिए, है ना। रुड़की भी था, सिप्पुर भी थी, क्योंकि रुड़की सबसे पहला कॉलेज है, सिप्पुर, पूना, मद्रास, ये सारे के सारे कॉलेज अवेलेबल थे। चलो अगर हम बात करें द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 4-5 ईयर प्लान, तो 4th 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी, उसका जो प्लान था कि इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स एजुकेशन, टीचर्स के एजुकेशन को बढ़ाना, है ना। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फंक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। कौन सा जो है फंक्शन था नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन इन इंडिया का? तो भाई ये कौन कौन सा फंक्शन था बताइए। टू इनकरेज द वुमेन्स मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की तो कोई बात नहीं थी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, टू एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑन इशू रिलेटेड वुमेन एजुकेशन, ये तो बिल्कुल था, ठीक है। टू इन्वॉल्व वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन एजुकेशन, ये भी बात बिल्कुल सही है। टू पीरियडिकली इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन एजुकेशन, ये भी बात बिल्कुल सही है। डिस्करेज सेमिनार्स, डिस्करेजमेंट की तो बात नहीं थी, तो बी सी डी, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं, आइए, है ना। Which of the following education institute was raised into a university in May 1958 and established 1911 owing its inception to the princely donation of Tata family। टाटा फैमिली के डोनेशन से ये सारा चीज, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो चलता है। कौन सा है भैया? द इंस्टीट्यूट ऑफ इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ये टाटा फैमिली के डोनेशन से। ओह क्या बात है। चलो उसके बाद चले क्वेश्चन नंबर 40 में, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज डेवलप्ड इन कनेक्शन विद द विहारास ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड इन इंडिया। तो भैया बोल रहा है कौन सी भारत में प्राचीन काल में विहारों के संबंध में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का विकास हुआ? तो देखिए यहाँ पे जो है नालंदा में विहारा, हिनायन महायान की बात हुई। विहारा जो था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को कहा गया था, है ना, और वहां उसकी शिक्षा होती थी। और एक जो था वो था आपका उदांतपुरी। नवदीप और कांची बिल्कुल अलग थे, तो ये नहीं, ए और सी इसका आंसर होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पार्क? स्पार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या इसके लिए स्टैंडर्ड स्कूल सोशल प्रोटेक्शन, सर नाम ही से लग रहा है ये होगा। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, क्योंकि कोई भी चीज होती है वो स्कीम होता है, स्टैंडर्ड स्कूल और सोशल प्रोटेक्शन कुछ नहीं होता है, तो इसलिए इसको देख के भी बना सकते थे। चलिए, according to the NEP 2020, India will promote as a global study destination, providing premium education at affordable cost, thereby helping to restore its role as a विश्व गुरु। भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, इसके लिए क्या है भैया? बात तो विश्व गुरु तो था ही, और अब उसको और प्रमोट किया जा रहा है ताकि क्या हो सके, भारत पहले की तरह विश्व गुरु बन सके। तो ये क्या है? विश्व गुरु। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCIVE? है ना, NCIVE का फुल फॉर्म होगा नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भाई साहब ये कब बनाया? ये बना दिया जी 1971 में, ये देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा था एनिशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडेड
एजुकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट। तो भाई साहब किसको किसको इंक्लूड किया गया है, वेदास को भी, ब्रह्मांड को भी, उपनिषद को भी और धर्मसूत्र को भी, ये सारे के सारे चीज में एंशिएंट टेक्स्ट में इंक्लूडेड है, यानी कि ए बी सी और डी। चलो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें अगर हम, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आर इनिशिएटेड बाय द यूजीसी फॉर द प्रमोशन ऑफ वैल्यूज आर एथिकल प्रैक्टिसेस। तो भाई साहब इसमें है जीवन कौशल, सर बिल्कुल है। दीक्षारंभ, ये नहीं, एक मिनट, दीक्षारंभ, हाँ ये भी तो था भाई, दीक्षारंभ। उसके बाद है विश्व भारत, नहीं सर, विश्व नाम की कुछ नहीं। गुरु दक्षता, ये भी था, और विश्व दर्शन, नहीं ये नहीं था। तो ए बी और डी, इसका आंसर क्या होगा, ए बी और डी। चलो क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाए, सर आ जाइए। कह रहा टेक्निकल एजुकेशन इज दैट विच एम्फेसाइज ऑन द लर्निंग ऑफ टेक्निक एज अ टेक्निकल प्रोसीजर्स and necessary skills and aims at preparing the technicians usually above the secondary level। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन का मतलब यही होता है कि हम स्किल्स प्रोवाइड करें और उसको प्रिपेयर करें आगे, ताकि वो टेक्नीशियंस या उस तरह का कोई भी लेवल का काम कर पाए। कह रहा देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल और टेक्निकल। क्या बात करो यार, तीनों में बहुत डिफरेंस है। तो पहला सही, दूसरा गलत। चलिए, which of the following are the state universities in India? भाई साहब स्टेट यूनिवर्सिटी इंडिया, देखो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, सर आई थिंक ये यूनिवर्सिटी जो है, आई थिंक नहीं 100% बता रहा हूँ, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। नागालैंड यूनिवर्सिटी, सर नहीं, नागालैंड यूनिवर्सिटी नागालैंड, एक बात याद रखना, जो ऑलमोस्ट ये इस 80% केस में नागालैंड यूनिवर्सिटी मतलब किसी स्टेट का नाम के साथ जुड़ जाए तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं होता है ना। चलो नहीं, इस तरह रांची यूनिवर्सिटी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखना पड़ेगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी किसके साथ होता है ये। उसके बाद नागालैंड यूनिवर्सिटी, ये भाई साहब ये क्या है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, सही है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी भी क्या है, ये भी स्टेट है, लेकिन सिक्किम यूनिवर्सिटी और नागालैंड यूनिवर्सिटी ये क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसको याद रखिएगा। तो आंसर क्या है, ए सी और डी। चलिए उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अमंग द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इंडियन डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, चारों के चारों आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि ए बी सी और डी। आइए क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है इन एनिशियंट इंडिया एजुकेशन वाज फ्री, बिल्कुल सही। एनिशियंट इंडिया में एजुकेशन का पैसा कहाँ लेता था, वो तो दक्षिणा वाला बात होता था, या फिर अपने मन से अगर गुरु सारा चीज सिखाने के बाद गुरु दक्षिणा दिया तो ठीक है, लेकिन कोई फी वाला कल्चर नहीं था। एनिशियंट इंडिया एजुकेशन वाज सेंट्रलाइज्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला सही और दूसरा गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है according to the ancient Hindu system of education as an aspects of education which is emphasized by the upholders of education in democratic society is that education should be free as far as practicable। यही तो बात सही है। एंशिएंट हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ये था कि भैया एजुकेशन बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसमें कुछ भी होना चाहिए, पैसा का नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो साधु वगैरह जो हुआ करते थे वो फ्री में आपको शिक्षा देते थे, सारा चीज बताते थे, है ना जी। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, तो पहला सही, दूसरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट हिंदू सिस्टम of education, an aspect of education which is emphasized by the upholders of education is democratic society is that education should be compulsory as far as practicable। ऐसा नहीं था, कंपल्सरी तो नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगा। चलो पहला सही, दूसरा गलत। चलो क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द वर्टिकल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के 4 बॉडी, पहली बॉडी कौन, सर नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, तो इसको बोलते हैं पहली बॉडी। देखो वर्टिकल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया हेसी जो नई बॉडी बनी है ना, एनईपी के हेड यही एक बॉडी रहेगी। तो इसके अलावा इसका पहला जो बॉडी है वो है नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, दूसरा तीसरा चौथा ये 4 बॉडी है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे आएगा मैच द कॉलम के लिए तो मैं आपको वो बहुत अच्छे से बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 में चले आइए। Which of the following university 3 all university exams open to girls in 1883 1883 में जो है कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने एग्जामिनेशन ओपन किया गर्ल्स के लिए भी, तो ये भाई साहब ये था बॉम्बे यूनिवर्सिटी। कौन सा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। चलिए उसके बाद कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या क्या, ज़ुआनज़ैंग, क्या था, ज़ुआनज़ैंग विजिटेड इंडिया एंड बिकेम स्टूडेंट ऑफ तक्षशिला, नहीं सर नालंदा का ये पार्ट था, तो ये तो गलत हो गया।
ज़ुआंगजेंग विजिटेड इंडिया एंड बिकेम स्टूडेंट ऑफ योग शास्त्र, ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा, पहला गलत, दूसरा सही। आइए क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं। 55 क्या था, चलिए, कह रहा है नीति आयोग इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये बिल्कुल बात सही है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया का, तो ये बात दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है यूजीसी केयर लिस्ट इंक्लूड जर्नल फाउंड क्वालिफाइड थ्रू केयर प्रोटोकॉल्स, ये बात बिल्कुल सही है। यूजीसी केयर लिस्ट टू इंक्लूड जर्नल इंडेक्स्ड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेटा बेस्ड, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों का दोनों बिल्कुल क्या होगा, दोनों का दोनों बिल्कुल सही होगा, है ना। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। कह रहा तक्षशिला इज एन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट टू बी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर, भाई साहब ये तो पता है 1980 में ही तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था। चलिए उसके बाद कहता है Who among the following founded the Imperial Library, which he wanted to see as a future Bodleian Library or a British Museum of the East? कौन ऐसा चाह रहा था, ये लॉर्ड कर्जन साहब थे, लॉर्ड कर्जन ही था, नलायक हैं, जो ये चाह रहा था कि उसका ब्रिटिश म्यूजियम की तरह देखना चाह रहा था, किसको, इंपीरियल लाइब्रेरी को, है ना। चलो कह रहा है इन 21st सेंचुरी हायर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया शुड फोकस, किस पे, एक्सेस और इक्विटी पे फोकस करना चाहिए, सिंगल डोमेन गवर्नमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, मार्केट ड्राइवन फी स्ट्रक्चर पे नहीं, बिल्कुल नहीं, और अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी, ए और डी इसका आंसर होगा, क्या होगा, ए और डी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताया था ना, बोला भी था कि सर देखो बताते हैं, देखो ये वर्टिकल्स ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया एक बॉडी है ऐसी, जो आप यही बॉडी होगी सबसे मेन एजुकेशन की बॉडी, इसके 4 पार्ट होंगे, चारों पार्ट में पूछा है कि भैया फर्स्ट है ये वर्टिकल्स कौन है, सेकंड वर्टिकल कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है। तो देखो फर्स्ट वर्टिकल ये बताया था एनएचईआरसी, नेशनल हायर एजुकेशन काउंसिल, रेगुलेटरी काउंसिल। दूसरा जो सेकंड वर्टिकल होगा वो होगा नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल, और तीसरा जो होगा वो होगा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, और फोर्थ जो बॉडी होगी, फोर्थ वर्टिकल जो होगा वो होगा जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो देखो ये 4 चीजें जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 का, क्या है क्वेश्चन नंबर 61, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है conventional education use traditional teaching learning methods in which teachers and learners are involved by interacting in a face to face manner in the classroom, बिल्कुल सही बात है ना, कोई गड़बड़ है इसमें, सब बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। दूसरा कह रहा है इन एक्टिव लर्निंग द टाइमली फीडबैक फ्रॉम आइदर द इंस्ट्रक्टर और द फेलो स्टूडेंट इज नॉट क्रिटिकल टू द लर्निंग प्रोसेस, नहीं सर इज क्रिटिकल टू द लर्निंग प्रोसेस, तो ये तो गलत है, पहला सही दूसरा गलत। ये देखो थर्ड नंबर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिशिएंट टेक्स्ट लेड टू लॉ, सर लॉ से जो था ना वो न्याय सूत्र था और धर्म सूत्र था, बी और सी होना चाहिए इसका। एक मिनट ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र ना, इसका ऑप्शन चेंज करना होगा यार। ये न्याय सूत्र होना चाहिए, न्याय लॉ से रिलेटेड है तो न्याय सूत्र और धर्म सूत्र और सामख्या प्रवणा सूत्र। आंसर ए और सी दिया गया है लेकिन न्याय सूत्र होना चाहिए, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा ड्रॉप कर दीजिएगा अभी। चलिए कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज चांसलर डीम्ड यूनिवर्सिटी, बिल्कुल भी नहीं, डीम्ड यूनिवर्सिटी की कहानी में ऐसा कुछ कहानी नहीं कहा गया कि गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज के हो सकते हैं और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसके होते हैं सर, वो होते हैं आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस, ये बिल्कुल सही है लेकिन ये गलत है, तो पहला सही, पहला गलत दूसरा सही, 4th नंबर। चलिए उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा, दीक्षा का होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसको बोलते हैं। चलो कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है जी सर, 2 स्टेटमेंट तो दिया गया है। क्या कह रहा है देखिए, आइए कह रहा है नेप्टल इज द स्मॉलेस्ट ऑनलाइन रिपोजिटरी इन द वर्ल्ड ऑफ कोर्सेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड सेलेक्टेड ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट। क्या बात कर रहे हो सर, स्मॉल रिपोजिटरी, नहीं सर ये गलत स्टेटमेंट दिया गया है।
उसके बाद क्या है, स्नैपटेल इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ आईआईटी एंड आईआईसी फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च इट वाज 2003। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला गलत दूसरा सही। आ जाओ, उसके बाद बात कर रहा है इन द उपनिषद एज, है ना, मिथिला बिकेम ए प्रोमिनेंट सीट ऑफ ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इट वाज नेम विदेहा, उसका नाम क्या था, विदेह, है ना, मिथिला में। चलो, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज आर इंडिया आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना, तो भाई साहब कौन सा, आइए देखते हैं। सबसे पहला कौन, क्या नागालैंड यूनिवर्सिटी, नागालैंड, सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, है ना, ये तो है। दूसरा आचार्य नागार्जुन, देखो यही क्वेश्चन सेम पूछ दिया था उसमें स्टेट वाला में, तो स्टेट वाला पूछ दिया और इसमें पूछ दिया सेंट्रल, ध्यान से देखो सेम क्वेश्चन था। देखो आचार्य ये नहीं होगा, मणिपुर यूनिवर्सिटी क्या है, क्या सर बिल्कुल है, फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है क्या, सर बिल्कुल है, ध्यान समझना, ए सी और डी आंसर हो गया सेकेंड नंबर। चलो, उसके बाद कह रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी बिकेम एन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट 1956, ठीक है, तो क्या ये सही है स्टेटमेंट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिकेम, हाँ बिल्कुल सही है, 1956 में संवैधानिक बॉडी बना था, 110% सही है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन 1961 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों सही स्टेटमेंट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया नोटेड दैट, क्या नोट किया, कौन सा कमीशन, ये ध्यान से समझिएगा। आइए, कह रहा है इट इज ऑब्वियस दैट द हायर एजुकेशन इज नॉट रेडिकली इंप्रूव, बोल रहा है हायर एजुकेशन को अगर इंप्रूव नहीं किया गया, आवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल प्रोग्रेस, आवर इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स एंड सोशल एडवांसेस विल बी ऑलमोस्ट सीरियसली हैंडीकैप्ड। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, टेक्निकल प्रोग्रेस है, इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स है, सोशल एडवांसमेंट है, ये सारा बोल रहा है सीरियसली हैंडीकैप्ड हो जाएगा। ये बात किसने कहा था, ये बात कहा था आपका कोठारी कमीशन ने, किसने कहा था, कोठारी कमीशन। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, क्या कह रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्या बात सही है, सर बिल्कुल सही है। उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्ट एज ए विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नहीं सर, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन देखते हैं, प्रेसिडेंट। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत है। अब इस क्वेश्चन पे एक बार आते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको देखते हैं डेप्थ में। ये क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एंड टेक्स्ट रिलेट टू लॉ, है ना, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, या फिर मैं इसको चेक करके बताता हूँ थोड़ा, है ना, इसको रहने दीजिए, अब इसको स्टॉप करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हो गया 70 क्वेश्चंस, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।